डियर स्टूडेंट्स, आज कंपनी लॉ के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस यानी कि अधिकारातीत के सिद्धांत की। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस अर्थात अधिकारातीत का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मीनिंग की, इसके अर्थ की। तो देखिए, अल्ट्रा मीन्स होता है बियॉन्ड और वायरस मीन्स होता है पावर और ऑथोरिटी। सो वी कैन से दैट एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द पावर और ऑथोरिटी इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। अर्थात कोई भी कार्य जो कि प्राधिकार या शक्ति से बाहर जाकर किया जाए वो कार्य कैसा कार्य होता है? अधिकारातीत कार्य। समझे आप? पावर और ऑथोरिटी से बाहर जाकर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? अधिकारातीत कार्य या अल्ट्रा वायरस एक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया, शक्ति अथवा प्राधिकार से बाहर का कार्य क्या कहलाता है? अधिकारातीत कार्य। अब अगर हम लोग इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी बात करते हैं, यानी कंपनी के संदर्भ में अगर अधिकारातीत कार्य की बात करते हैं, तो कंपनी के संदर्भ में अधिकारातीत कार्य वो कार्य है जो कंपनी की लीगल ऑथोरिटी से बाहर जाकर किया गया हो, चाहे वो कंपनी द्वारा किया गया हो या कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया हो। ऐसा कार्य जो कंपनी करे या कंपनी के डायरेक्टर्स करे, कंपनी की लीगल अथॉरिटी से बाहर जाकर या कंपनी के ऑब्जेक्टिव से बाहर जाकर कोई कार्य करे, तो वो कार्य क्या कहलाएंगे? कंपनी के अधिकारातीत कार्य कहलाएंगे। क्लियर? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करी थी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। देन मैंने आपसे ये कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी के संविधान के रूप में उसे माना जाता है, वो कंपनी का संविधान होता है। कंपनी का जो कंपनी की क्या पावर्स है, कंपनी का स्कोप, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स वो किस में दे रखे होंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में। तो कंपनी की सारी शक्तियां, कंपनी का कार्य क्षेत्र उसमें वर्णित होगा। कंपनी या कंपनी के निदेशक गण उस कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर या उन बताए गए उद्देश्यों से बाहर निकलकर कार्य नहीं कर सकते। यदि कंपनी या उसके निदेशक उस कार्य क्षेत्र से बाहर निकल के या कंपनी के मेमोरेंडम में बताए गए उद्देश्य खंड के उद्देश्यों से बाहर निकलकर कार्य करते हैं, तो वो कार्य कंपनी के अधिकारातीत कार्य कहलाएंगे। क्लियर? तो यहां से हमें समझ में आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस या अधिकारातीत का सिद्धांत क्या कहता है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन की, यानी कि इस सिद्धांत के उद्भव की। ये सिद्धांत कहाँ प्रोपाउंड हुआ? तो फर्स्ट इट इज प्रोपाउंडेड इन एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे इन 1878। सर्वप्रथम एशबरी रेलवे कैरेज के बाद में ये सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इस सिद्धांत के तथ्य इस वाद के तथ्य इस प्रकार थे कि जो ये एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी थी, इस कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य खंड में अपने उद्देश्य इस प्रकार लिखा था: रेलवे वैगन्स, रेलवे कैरेज, रेलवे प्लांट्स बनाना, अर्थात मतलब उनका निर्माण करना, उनको बेचना या किराए पर देना, मैकेनिकल इंजीनियर्स और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का कार्य करना। ये पूरी शब्दावली ऐसे के ऐसे कंपनी के उद्देश्य खंड में लिखी थी। ठीक है, अब कंपनी ने जो है मिस्टर रिची, जो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। बेल्जियम में रेलवे लाइन बिछाने से संबंधित एक कॉन्ट्रैक्ट था। थोड़ा कुछ समय बाद में कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये संविदा हम पूरी नहीं कर सकते क्योंकि ये संविदा हमारे अधिकारों से बाहर की संविदा है, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा कहते हुए कंपनी ने अपनी असमर्थता जताई इस संविदा को पूरा करने में। लेकिन दूसरे पक्षकार जो मिस्टर रिचे थे, उन्होंने यह कहकर कंपनी पर दावा कर दिया कि कंपनी के अधिकारों से बाहर ये संविदा नहीं है, कंपनी खुद चाहकर ये संविदा पूरा नहीं करना चाहती, इसलिए हमें डैमेजेस दिलवाए जाएं। ये कंपनी के उद्देश्य खंड के भीतर ही है, क्योंकि कंपनी के उद्देश्य खंड में यूज कर रखा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, जो वर्ड है कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करेगी, तो ये कार्य जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द में शामिल है। मामला जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि कंपनी के द्वारा की गई ये संविदा नल एंड वॉइड है, और इस आधार पर है कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड है उस शब्द का जो इंटरप्रिटेशन किया जाना है वो प्रिसाइडिंग वर्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स के संदर्भ में किया जाना है। अगर सामान्य रूप से इस जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो ये बहुत वाइड हो जाएगा और हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स और कार्य इसमें शामिल हो जाएंगे जो कि कंपनी के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। अर्थात समझिए,
जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड का जो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा वो मैकेनिकल इंजीनियर शब्दावली के संदर्भ में किया जाएगा, ना कि सामान्य रूप से। ठीक है, ऐसा कहकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्धारित किया कि ये कॉन्ट्रैक्टर वास्तव में नल एंड वॉइड है। साथ ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स मिलकर भी इस संविदा का अनुसमर्थन करते हैं तो भी ये संविदा अल्ट्रा वायरस ही है, ये कार्य अधिकारातीत संविदा ही ये मानी जाएगी, इसे वैध नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहला आपका वाद हुआ जिसमें कि डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हुआ। सेकंड मैंने लिखा है लंदन काउंटी काउंसिल वर्सेस अटॉर्नी जनरल 1902। इस वाद में कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज में कंपनी को केवल ट्रामें चलाने का अधिकार था, वो केवल ट्राम्स चला सकती थी और अपना व्यापार कर सकती थी। कंपनी ने धीरे धीरे ट्राम्स के साथ में बसें चलाना भी प्रारंभ कर दिया। कंपनी को इससे काफी लाभ होने लगा, लेकिन कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी के अगेंस्ट इंजंक्शन लेकर आ गए, व्यादेश जारी करवा लाए और यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि भले ही बसें चलाने से कंपनी को लाभ हो रहा हो, लेकिन फिर भी बसें चलाने का प्राधिकार कंपनी के उद्देश्य खंड में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, इसलिए ये कार्य कंपनी का अधिकारातीत कार्य माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, जहांगीर आर मोदी वर्सेस श्यामजी लद्दा 1866 बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस वाद में किया जहांगीर आर मोदी के केस में 1866 में। यहाँ पर जो था इस वाद में कोर्ट ने, यहाँ पर इस कंपनी थी, कंपनी के निदेशकों ने कंपनी के नाम से किसी अन्य कंपनी के अंश खरीद लिए। ऐसा करने का प्राधिकार उन्हें कंपनी के एमओए ने कहीं पर भी नहीं दिया था, इसीलिए इनका ये कार्य, निदेशक गण का यह कार्य कंपनी के उद्देश्यों से बाहर का कार्य माना गया और अधिकारातीत कार्य निर्धारित किया गया। फिर हम बात करते हैं ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 1963 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में एक बीमा कंपनी थी, उस बीमा कंपनी के उद्देश्यों में ये लिखा था कि बीमा कंपनी जो है अब दान कर सकती है, जैसे कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए, लाभदायक उद्देश्यों के लिए, जिससे कंपनी का लाभ हो। यहाँ पर बीमा कंपनी के निदेशकों ने 2 लाख रुपए का दान दिया, ऐसी कंपनी एक ट्रस्ट को दान दिया और वो ट्रस्ट उन्होंने टेक्निकल और जो बिजनेस से संबंधित नॉलेज की वृद्धि के लिए बनाया था, तकनीकी और व्यापार से संबंधित ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए उन्होंने वो ट्रस्ट बनाया था और उस ट्रस्ट में निदेशक गणों ने 2 लाख रुपए का दान कर दिया। इस दान को कोर्ट द्वारा अल्ट्रा वायरस ठहराया गया। इस आधार पर ठहराया गया क्योंकि कंपनी के उद्देश्यों से यह बाहर था। कंपनी के उद्देश्यों में यही लिखा था कि दान केवल और केवल सामान्य लाभदायक उद्देश्यों के लिए दिया जाना चाहिए। अब देखिए, चूंकि इस बीमा कंपनी का, जिस कंपनी के निदेशकों ने ऐसा अधिकारातीत कार्य किया, इस कंपनी के व्यापार को ऑलरेडी LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया था। तो अब इस बीमा कंपनी के पास, जिसका बिजनेस एक्वायर किया गया था LIC के द्वारा, किसी प्रकार का कोई सामान्य उद्देश्य रह ही नहीं गया था, कोई व्यवसाय नहीं रह गया था, क्योंकि इसका बिजनेस तो एक्वायर कर लिया था LIC ने। इसलिए इस कार्य को क्या ठहराया गया? अधिकारातीत कार्य ठहराया गया। क्लियर। तो हमने देखे कुछ केस लॉज इसके ओरिजिन से संबंधित। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, नीड और पर्पस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। इस जो ये सिद्धांत है, इस डॉक्ट्राइन की क्या आवश्यकता है, इसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है, दिस डॉक्ट्राइन अश्योर्स, यह डॉक्ट्राइन निश्चित कर देता है, मतलब निश्चिंतता ला देता है। किस किस के संदर्भ में? द क्रेडिटर्स, द शेयर होल्डर्स, अदर पर्सन्स। ठीक है ना, लेनदारों को निश्चिंत कर देता है ये सिद्धांत। किस बात के बारे में? लेनदार निश्चित हो जाते हैं, उनको पता लगता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, कंपनी का जो स्कोप निर्धारित कर रखा है, कंपनी उससे बाहर जाकर कार्य नहीं करेगी। उसे कंपनी के उद्देश्यों के बारे में, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में पता चल जाता है। और चूंकि क्रेडिटर्स जो है वो काफी मात्रा में कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं, ऋण देते हैं, तो वो इस बात के लिए सेटिस्फाई भी हो जाते हैं कि हमें कितना रिस्क है, क्या हमें हमारा द्वारा जो दिया गया ऋण है वो वापस मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्लियर। तो इस तरह से क्रेडिटर एश्योर हो जाते हैं। फिर बात करते हैं अगर हम शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स की, तो अंशधारी हुए चाहे विनियोजक हुए, उनको भी जो है ये डॉक्ट्राइन हेल्प करता है। किस तरीके से कि कंपनी ने जैसे ही एमओए के बताए गए उद्देश्य स्कोप से बाहर निकलकर काम करा, वैसे ही उसका कार्य क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायरस, नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो इससे फायदा किसको होगा बेटा? इससे फायदा होगा कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के इन्वेस्टर्स को, कंपनी के मेंबर्स को, जिन्होंने अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है। फिर
अश्योर कौन हो जाएगा? अदर पर्सन। अब अन्य पर्सन में निश्चिंत हो गए इस डॉक्ट्राइन के माध्यम से। कैसे? अन्य पर्सन जैसे कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति है, अगर कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर अदर पर्सन्स भी श्योर हो जाते हैं इस बात के लिए कि कंपनी अगर अधिकार से बाहर जाकर कार्य करेगी तो उस कार्य का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, वो वॉइड एब इनिशियो होगा, वो प्रारंभिक रूप से शून्य होगा। तो यहाँ पर ये निश्चिंत हो गए साहब। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि और क्या इसकी आवश्यकता है। इट ड्रॉज अ क्लियर लाइन बियॉन्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट ऑथोराइज टू एक्ट। यह जो है एक निर्धारित सीमा रेखा खींच दी। इस सिद्धांत ने क्या कर दिया? एक निर्धारित सीमा रेखा खींच दी। किसके लिए खींच दी बेटा? डायरेक्टर्स के लिए। किसके लिए खींच दी? निदेशकों के लिए, कि भैया ये जो बाउंडेशन हमने लगा दी है, अब इस लाइन से बाहर आपको नहीं जाना। ये डायरेक्टर्स को क्या कह रहे हैं कि आप ऑथोराइज नहीं हो, हाँ, नॉट ऑथोराइज टू एक्ट, आप इस लाइन से बाहर कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं हो। तो ये लाइन कौन सी वाली लाइन हो गई? आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेंस। जैसे ही आप इसके बाहर जाओगे वैसे ही आपके कार्य क्या मान लिए जाएंगे? अधिकारातीत कार्य मान लिए जाएंगे। तो इसका महत्व हो गया। नेक्स्ट, इट पुट्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द डायरेक्टर्स। अब ये क्या कर रहा है? ये डॉक्ट्राइन क्या कर रहा है? किसके कार्यों को चेक कर रहा है? निदेशकों के कार्यों को चेक कर रहा है। वो मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है वो मनमाने तरीके से अपने फेवर में संविदा कर रहे हैं, खुद लाभ कमा रहे हैं, है ना, या कंपनी का नुकसान किसी तरह से कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वाइड पावर्स है उनके पास में, कंपनी को नुकसान हो रहा है, अंशधारियों को नुकसान हो रहा है। तो अगर वो इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको कौन चेकआउट कर रहा है? ये डॉक्ट्राइन चेकआउट कर रहा है। और क्या कर रहा है? एंड प्रिवेंट्स, और उनको रोक रहा है। किस चीज की रोकथाम कर रहा है? एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डिपार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स से बाहर जाने के लिए उनको क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है, उनको रोक रहा है। ये डॉक्ट्राइन क्या करता है? डायरेक्टर्स की एक्टिविटी को चेक करने के साथ साथ उनको रोकता है कि वो कंपनी के ऑब्जेक्ट से बाहर ना जाए। जो ऑब्जेक्ट बता रखे हैं कंपनी के, उनसे बाहर जाकर वो कार्य ना करे। तो ये चेक कर रहा है इनको। क्लियर? तो इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें समझ में आती है इस डॉक्ट्राइन की नेसेसिटी और इसका पर्पस, इसका क्या महत्व है। फिर फोर्थ पॉइंट में मैं बात करूंगी, डिफरेंस बिटवीन एन अल्ट्रा वायरस एंड एन इलीगल एक्ट। देखिए, जनरली एक अल्ट्रा वायरस एक्ट को और एक इलीगल एक्ट को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से एक्सट्रीमली डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्लियर? देखिए, अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है बेटा? बियॉन्ड द एमओए ऑफ कंपनी। अल्ट्रा वायरस एक्ट, जैसा मैंने अभी पहले भी समझाया था, अल्ट्रा वायरस एक्ट होगा कंपनी के पार्षद सीमा नियम से बाहर निकलकर किया गया कार्य। ठीक है? जबकि इलीगल एक्ट क्या होता है? प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, विधि द्वारा निषिद्ध कार्य है। दोनों अलग अलग है। ठीक है? देखिए, लेकिन सभी अल्ट्रा वायरस एक्ट इलीगल एक्ट हो ये जरूरी नहीं है। कुछ अल्ट्रा वायरस एक्ट इलीगल एक्ट हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते। सारे के सारे अल्ट्रा वायरस एक्ट इलीगल एक्ट नहीं होंगे। ठीक है? इसके अलावा जब तक कि कंपनी अधिनियम स्पष्ट रूप से ना कह दे। ठीक है? एक मेन बात, इन दोनों में अगर कोई समानता है, पैसे तो दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर इन दोनों में कोई इक्विलिटी है तो वो ये है कि ये दोनों ही वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि प्रारंभिक रूप से शून्य होंगे। चाहे वो अल्ट्रा वायरस एक्ट हो, चाहे वो इलीगल एक्ट हो, दोनों ही प्रारंभतः ही शून्य माने जाते हैं। ठीक है? अब आते हैं हम लोग एक्सेप्शंस पर, यानी कि इस डॉक्ट्राइन के अपवादों की हम लोग बात करते हैं। तो कुछ मेन अपवाद मैं आपको से डिस्कस करती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कार्य जो इरेगुलर रूप से किया गया है, यानी कि अनियमित रूप से किया गया है, लेकिन वो कार्य कंपनी के अधिकार क्षेत्र के भीतर है ना, कंपनी के इंट्रावायरस है। इंट्रावायरस मीन्स क्या होता है? अधिकार क्षेत्र के भीतर। और एक शब्द हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अल्ट्रावायरस, अधिकार क्षेत्र से बाहर। मैं क्या यूज कर रही हूँ? इंट्रावायरस, यानी कि अधिकार क्षेत्र के भीतर। अब देखिए, कोई एक्ट जो कि इरेगुलर रूप से किया गया है, इरेगुलर है, लेकिन कंपनी के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, तो शेयर होल्डर्स उस एक्ट को अनुसमर्थन द्वारा वैलिड बना सकते हैं। रेटिफिकेशन जो है, अंशधारी उस एक्ट का रेटिफिकेशन कर सकते हैं और रेटिफिकेशन के बाद वो इरेगुलर एक्ट वैलिड हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इरेगुलर एक्ट कंपनी के इंट्रावायरस था, यानी कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र के भीतर ही था। क्लियर? सेकंड, अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करती हूँ तो मान लीजिए कोई एक्ट जो डायरेक्टर्स की
ऑथोरिटी और पावर के अल्ट्रा वायरस है। कोई कार्य जो डायरेक्टर्स की अधिकार शक्ति से बाहर है लेकिन कंपनी की अधिकार शक्ति के भीतर है, कंपनी के इंट्रा वायरस है, तो भी शेयर होल्डर्स ऐसे एक्ट का रेटिफिकेशन कर सकते हैं, अनुसमर्थन करके उसको वैलिड बना सकते हैं। क्लियर। थर्ड एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए कोई भी अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने किया और उस अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर कंपनी ने कोई संपत्ति अर्जित कर ली तो वो संपत्ति कंपनी की ही मानी जाएगी। मतलब कंपनी का जो है उस पर स्वत्व जो है वो सुरक्षित रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि कंपनी के पैसों से वो खरीदी गई है। क्लियर। फिर अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कोई हम लोग जैसे अभी पहले बात कर रहे थे कि कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट, सभी अल्ट्रा वायरस एक्ट इलीगल नहीं होंगे, है ना। देखिए कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट तब तक इलीगल एक्ट नहीं होगा जब तक कि कंपनी अधिनियम स्पष्ट रूप से उसे प्रोहिबिटेड नहीं करती है, प्रतिषिद्ध नहीं करती है। क्लियर। इसके अलावा देखिए कोई भी एक्ट जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अल्ट्रा वायरस है, यानी कि संगम अनुच्छेदों के बाहर है। कंपनी के दो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, है ना। अगर कोई भी एक्ट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर है तो कंपनी के और एमओए के अंदर है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इंट्रा वायरस है, उसके अंदर है, उसकी शक्ति के भीतर है, तो उन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी कि भूतकालीन प्रभाव से भी उन आर्टिकल्स को संशोधित करके उस कार्य को वैलिड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आज इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस थे इस डॉक्ट्राइन के जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट की, कि अल्ट्रा वायरस एक्ट जो होते हैं बेटा वो कितने प्रकार के हो सकते हैं कंपनी के संदर्भ में। तो देखिए एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट, ऐसे कार्य जो कंपनी अधिनियम के अल्ट्रा वायरस है ना, कंपनी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कार्य का क्या परिणाम होगा, ऐसे कार्य होंगे वॉइड एब इनिशियो, अर्थात प्रारंभिक रूप से शून्य होंगे। आप उनको रेटिफिकेशन करके भी आप उनको बाद में उनका किसी भी तरह से समर्थन करके उनको वैलिड नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा ही नल एंड वॉइड रहेगा इनका रिजल्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द एमओए, ऐसे कार्य जो एमओए ऑफ कंपनी, जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अधिकारातीत है, उनसे बाहर है, तो ऐसे कार्य भी बेटा क्या रहेंगे, वॉइड एब इनिशियो रहेंगे, प्रारंभिक रूप से शून्य रहेंगे। अच्छा इसलिए भी रहेंगे क्योंकि ध्यान रखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, कभी भी आप भूतकालीन प्रभाव से कंपनी के मेमोरेंडम में संशोधन नहीं कर सकते। बाद के लिए जरूर आप लोग कर सकते हैं लेकिन भूतकालीन प्रभाव से आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेमोरेंडम के अगेंस्ट होकर अगर कोई कार्य है तो वो भी कैसा होगा, वॉइड एब इनिशियो ही होगा। क्लियर। फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड, एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल्स बट, अब देखिए इंट्रा वायरस टू द एमओए, ऐसे कार्य जो आर्टिकल्स के तो अधिकार से बाहर है लेकिन मेमोरेंडम, कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर है। तो ऐसे कार्य का क्या होगा, ऐसे कार्यों के लिए उस कार्य को अनुसमर्थन किया जा सकता है, आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। अगर कोई कार्य जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के भीतर है, पार्षद सीमा नियम के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, तो आर्टिकल्स में इजीली संशोधन किया जा सकता है क्योंकि आर्टिकल्स में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से संशोधन हो सकता है और शेयर होल्डर्स उसका अनुसमर्थन करके उस कार्य को वैध बना सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस टू द कंपनी, ऐसे कार्य जो डायरेक्टर्स की अधिकार शक्ति से तो बाहर है ना, निदेशकों के लिए अधिकारातीत है लेकिन कंपनी के अधिकार क्षेत्र के भीतर है। तो इसका क्या परिणाम होगा, इसका ये परिणाम होगा कि कंपनी डायरेक्टर्स के उन कार्यों को बाद में अनुसमर्थित भी कर सकती है, अगर चाहे कंपनी डायरेक्टर्स के उन कार्यों को वैलिड भी कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट्स पढ़े। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन की, यानी कि अधिकारातीत जो संव्यवहार है, जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं अधिकारातीत कार्य से संबंधित, उनके क्या प्रभाव होंगे। तो जैसे फर्स्ट, कोई भी अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन कैसा होगा,
वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभिक रूप से शून्य होगा। अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ क्या हो गया, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाकर अगर आपने, अर्थात कंपनी के एमओए में बताए गए उद्देश्य खंड से बाहर जाकर, कंपनी के एमओए में बताई गई पावर्स स्कोप से बाहर जाकर अगर आपने कोई कार्य करा है तो वो कार्य कैसा हो जाएगा बेटा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, नल एंड वॉइड है वो शुरू से। फिर बात मैंने लिखी है, एस्टोपल और रेटिफिकेशन कांट कन्वर्ट एन अल्ट्रा वायरस एक्ट इनटू एन इंट्रा वायरस एक्ट। वायरस एक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा, यानी कि अगर अधिकारातीत कार्य है तो आप उसे अधिकार के भीतर नहीं बना सकते एस्टोपल या रेटिफिकेशन के द्वारा भी। फिर बात आती है इंजंक्शन या व्यादेश अथवा निषेधाज्ञा की, तो व्यादेश भी लाया जा सकता है। अगर अल्ट्रा वायरस एक्ट है तो कंपनी का कोई एक शेयर होल्डर हो, मेंबर हो या कई और शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हो, वो अल्ट्रा वायरस एक्ट के खिलाफ व्यादेश जारी करवा सकते हैं कोर्ट से, जैसा कि हमारे लंदन काउंटी काउंसिल वर्सेस अटॉर्नी जनरल वाले मामले में किया गया था। नेक्स्ट फिर बात होती है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स की, यानी कि निदेशकों की खुद की स्वयं की पर्सनल यानी कि उनकी निजी जिम्मेदारी। अगर डायरेक्टर्स अपने किसी एक्ट को अल्ट्रा वायरस होकर करते हैं, ऐसी एक्ट को करते हैं जिसकी करने के लिए उनको कोई पावर्स प्राप्त नहीं है एमओए के थ्रू या कंपनी के थ्रू, तो ऐसे एक्ट के लिए उनका पर्सनल लायबिलिटी होती है, उनकी खुद का निजी दायित्व होता है। इसके लिए हम लोगों ने जैसे जहांगीर और मोदी वाला मामला पड़ा था, यहाँ पर निदेशकों को अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कंपनी के नाम से किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, इसलिए उनको पर्सनली लायबल ठहराया गया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की बात करी। हमारी अगली क्लास में हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि संगम अनुच्छेदों के संबंध में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।